प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये हिंदी साहित्य का इतिहास आगामी जितनी भी हिंदी विषय में परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा बहुत ही महत्व की है। चाहे आप किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी हो गया या फिर सहायक आचार्य का हो गया, और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी यदि आप कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो आपके लिए यह चैनल और इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली कक्षाएं अति महत्वपूर्ण हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। जैसे अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा जा चुका है, परीक्षाएं होने वाली हैं, उस परीक्षा के लिए यह कक्षा अति महत्वपूर्ण है। अभी बिहार का बीपीएससी आप लोग देने जा रहे हैं, तो बीपीएससी में भी जो हिंदी विषय से परीक्षार्थी हैं उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी अन्य राज्यों के जैसे एमपी टीजीटी पीजीटी हो गया और एमपी का सहायक आचार्य हो गया, राजस्थान का आरपीएससी हो गया, टीजीटी पीजीटी जिसको व्याख्याता आचार्य कहते हैं, या सहायक व्याख्याता आचार्य, सहायक आचार्य इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं, अपने उत्तर प्रदेश की जो सहायक आचार्य की परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए कक्षा अति महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। आप कक्षा को ध्यान से देखें और एक एक बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा की जा रही है, विस्तार से आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरे गहराई के साथ डीप कक्षाएं दी जा रही हैं ताकि परीक्षा में जो भी प्रश्न बने, आपसे कोई भी प्रश्न छूट ना जाए, आप प्रश्न को ठीक ढंग से कर पाएँ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें आगामी परीक्षाओं में। इसी आशा के साथ कक्षाएं दी जा रही हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बैच भी चल रहे हैं, पेड बैच भी चल रहे हैं। यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे संस्थान के इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके कोर्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। फ़ीस के बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सब ले सकते हैं। आपकी कोई अदर क्वेरी भी है तो आप उसको इस नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम रासो साहित्य को देख रहे हैं या रासो काव्य को देख रहे हैं। काव्य भी कह सकते हैं, साहित्य भी कह सकते हैं। तो हम रासो काव्य को देख रहे हैं। रासो काव्य में अब तक क्या बताया गया, रासो साहित्य क्या है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, वह किस काव्य के अंतर्गत आता है। तो जैसे राज्याश्रित साहित्य के अंतर्गत रासो काव्य आता है। ये सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है। विद्वानों के विभिन्न जो मत हैं वो क्या हैं, इस साहित्य के बारे में रासो साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, इत्यादि सभी बिंदुओं पे चर्चा विस्तार से की गई है। आप अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप पिछली कक्षा को ज़रूर देखेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रासो काव्य पढ़ रहे हैं। अब रासो काव्य में हमें क्या देखना था, प्रमुख कवि देखना था। प्रमुख कवि भी कह सकते हैं या काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों की सूची दी है। कितने ग्रंथों की, 12 ग्रंथों की सूची दी। किसने दी, आचार्य शुक्ल ने दी है। और इस सूची के आधार पर ही उन्होंने क्या किया, इस पूरे हिंदी साहित्य के जो 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का जो काव्य लिखा गया उसको उन्होंने क्या नाम दिया, रासो साहित्य दिया। यानी रासो साहित्य भी इसको कहते हैं और क्या कहते हैं, चारण साहित्य। यानी रासो काव्य या साहित्य या फिर चारण काव्य। ठीक, ये आदिकालीन साहित्य है। इसका राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत ये साहित्य आता है। इसका नाम चारण काव्य या चारण साहित्य, चारण या रासो साहित्य भी इसको कहते हैं। उन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसको रासो काव्य कहा है। तो उसको हम देखेंगे, एक एक करके हम सबको देखेंगे। यानी कि कौन से वो कवि हैं प्रमुख, जिनके 12 जो प्रमुख कवि जो हैं जिनके ग्रंथों को आधार बनाया है शुक्ल ने, हम उनको देखेंगे। और उस काव्य ग्रंथ के विषय में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे प्रमुख कवियों को। पहले नंबर पे जो कवि आते हैं हम उनको देखेंगे। पहले नंबर पे
दलपति विजय हैं, दलपति विजय, ये दलपति विजय आते हैं। और दलपति विजय की रचना क्या है? खुमाण रासो। इनकी रचना का नाम क्या है? खुमाण रासो। ये दलपति विजय है और दलपति विजय की जो रचना है इसको हम खुमाण रासो के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 12 ग्रंथों की सूची दी है उसमें पहले ग्रंथ का नाम क्या है? खुमाण रासो। रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। इसमें क्या है? इसमें लगभग 5000 छंद। कितने छंद? लगभग 5000 छंदों में ये रचना मिलती है। कितने छंद हैं टोटल? तो लगभग 5000 छंद इस ग्रंथ में मिलते हैं। और आचार्य शुक्ल ने इसकी रचना, इसका रचना काल जो माना है वो 9वीं शताब्दी, यानी कि रचना काल क्या है? 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने खुमाण रासो का जो ग्रंथ है इसका रचना काल क्या माना? रचना का समय माना है 9वीं शताब्दी माना है। और इसमें क्या है, जैसे आचार्य शुक्ल ने तो इसको 9वीं शताब्दी का माना, किंतु जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक थे, यानी कि जो वृत्तों का संग्रह करने वाले थे, उन्होंने क्या माना? उन्होंने इसको 17वीं शताब्दी का जो के राजा थे, 17वीं शताब्दी में जो चित्तौड़ के राजा थे, चित्तौड़ के जो नरेश थे राज सिंह, उन राजा और उन तक के समय को उन्होंने लिया है कि यानी कि जो खुमाण रासो है इसमें जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि जो 17वीं शताब्दी के नरेश रहे राजस्थान या चित्तौड़ के जो नरेश थे राज सिंह और अन्य राजाओं तक की रचना, ये बताया कि उसमें उन सभी राजाओं तक का वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ में क्या है? चित्तौड़ के जो नरेश हैं खुमाण द्वितीय, कौन से? खुमाण द्वितीय। खुमाण द्वितीय चित्तौड़ के नरेश रहे ये। इनके विषय में ही ये रचना लिखी गई है। ये रचना इनके राज्य में आश्रित रह के लिखा गया है और इनके युद्धों का वर्णन किया गया है इस रचना में। और इसकी जो प्रमाणित हस्तलिपि है, प्रमाणित हस्तलिखित प्रति इसकी कहाँ पे संग्रहित है? तो पूना संग्रहालय में, पूना संग्रहालय में ये अभी भी उपस्थित है। ये जो खुमाण रासो है दलपति विजय की रचना, इस की जो प्रमाणित हस्तलिखित प्रति है, यानी मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया कि शुक्ल जी ने क्या किया है, लगभग ग्रंथों को अप्रमाणित माना है। अप्रमाणित रहे हैं रासो साहित्य इसलिए कि उनका जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं है या फिर कोई ऐसी प्रति प्राप्त नहीं है मूल रूप में जिसमें जिस कवि की वो रचना बताई जा रही है उसके विषय में कोई उल्लेख हो, उसके जीवन के विषय में या उसकी रचना के विषय में, उसके उपलब्धियों के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, जिसके कारण उसको अप्रमाणिक माना गया है। लेकिन खुमाण रासो प्रमाणित है, प्रमाणित ग्रंथ है, क्योंकि इसकी एक हस्तलिखित जो प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। तो ये तो हो गया खुमाण रासो के विषय में। खुमाण रासो का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि प्यू चित्तौड़ न आव्यू, प्यू चित्तौड़
चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, सावण पहली तीज जोवे बाट बिरहिणी, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अणवे खीज, खिण खिण अणवे खीज। यानी कवि क्या कह रहा है कि इस ग्रंथ के विषय में इस कुमार रासो रचना का ही ये प्रसिद्ध पंक्ति है। प्यू चित्तौड़ न आवेऊ सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अणवे खीज। यानी कि जो नायिका है उसका क्या है, उसका जो पति है वो कहीं गया हुआ है, परदेश गया हुआ है और वो चित्तौड़ में रह रही है। चित्तौड़ में वो रहते हुए अपने पति को याद कर रही है और कह रही है कि सावन की पहली तीज आई हुई है। सावन उसका जो विवाह हुआ था उसके पश्चात वो पहला सावन आया है। यानी कि जो नायिका है, नायिका के विवाह उपरांत पहली बार सावन की तीज आई हुई है। और उस समय क्या है, सावन की पहली तीज है और जो उसका पति है यानी प्यो चित्तौड़ न आवे, जो उसका पति है वो चित्तौड़ नहीं आया है, वो अभी भी परदेश में है। और जो वह बाट बिरहिणी खिण खिण अणवे खीज, वह उसका रास्ता देख रही है, अपने पति का रास्ता देख रही है। और क्या होता है, पति नहीं आ रहा है, इस बात को सोच सोच के उसको और खीज उत्पन्न होती है, क्रोध आता है। यानी कि अपने साथ की अपनी सहेलियों को, अन्य स्त्रियों को, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, उन सभी को ये तैयार होते देखती है, सजते संवरते देखती है, हरी चूड़ियाँ पहनते, हरे रंग के कपड़े पहनते देखती है उनको, और अपने पतियों के साथ झूला झूलते, मनुहार कराते देखती है। तो इसको क्या होता है, इसको क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, चिढ़ होती है कि एक तो मेरा पति नहीं है और वो चित्तौड़ आया नहीं है, सावन की पहली तीज है, और मेरे साथ की जो भी स्त्रियां हैं एक तरह से क्या कर रही हैं, मुझे जलाने का काम कर रही हैं। यानी कि क्या होता है, स्त्रियों में किसी के साथ भी ऐसा होता है, मानव मन है, मानव मन क्या करता है, ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के वो खींच जाता है, ईर्ष्या होती है। जैसे आपके आस पड़ोस में ही हो कोई चीज़, आप भी चाहते हो कि आपके साथ वो हो जाए, लेकिन आपके साथ नहीं होता है, तो जब आपके बगल में वो खुशियाँ आ जाती हैं जो आप चाहते थे आपके पास नहीं आई, बगल वाले के पास आ जाती हैं, तो मन क्या होता है, मन ईर्ष्यालु सा हो जाता है। आपको क्रोध आता है कि जब इसको आना था तो यहाँ क्यों आया, मेरे पास नहीं तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो उसी टाइप की कुछ नायिका की स्थिति है। नायिका को क्या हो रहा है, अपने साथ की स्त्रियों को देख करके, अपने अगल बगल की स्त्रियों को देख करके ईर्ष्या हो रही है, जो कि अपने पति के साथ झूला झूल रही हैं, गाना गा रही हैं, साज श्रृंगार कर रही हैं, पति के साथ मनुहार कर रही हैं। तो ये सब देख करके नायिका को चिढ़ उत्पन्न होती है। तो ये वर्णन है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई है या किस रचनाकार की हैं। मिलान वाले प्रश्न में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये पंक्तियों को भी याद रखेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं वो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं। ये तो हो गए दलपति विजय के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरी रचना या दूसरे रचनाकार हैं या कवि हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक रचना दूसरे नंबर पे जो सूची में शुक्ल जी ने जो नाम दिया है वो है नरपति नाल। नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल आते हैं। नरपति नाल की रचना क्या है, विसल देव रासो। विसल देव रासो, ये जो नरपति नाल हैं, इन्होंने जो रचना की उस रचना का क्या नाम है, तो उस रचना का नाम है विसल देव रासो। और विसल देव रासो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
क्योंकि विशलदेव रासो के विषय में जो भी उल्लेख मिलता है बहुत ही महत्व की ये पुस्तक है। इसके विषय में क्या कहा जाता है कि ये 12 मासा पद्धति का प्रथम ग्रंथ है और ये रचना कैसी है, श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगार परक रचना है। रचना कैसी है, श्रृंगार परक है। और इसमें क्या है, ये टोटल 128 छंद प्रयोग हुए हैं। कितने छंद हैं, 128 छंद। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि विशलदेव रासो जो रचना है वह कितने छंदों में लिखी गई है, तो आपको याद होना चाहिए कि 128 छंद हैं इस रचना में। रचना कैसी है, तो श्रृंगार परक रचना है, यानी इसमें श्रृंगार रस की ही प्रमुखता है। तो ये होगा। और इसमें क्या है, ये हिंदी का प्रथम 12 मासा ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन इसी कृति से प्राप्त होती है। इसी कृति से प्राप्त होती है और जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। ये प्रश्न भी बन चुका है परीक्षाओं में कि जो विशलदेव रासो रचना है इसमें जो 12 मासा का वर्णन शुरू होता है वो किस माह से शुरू होता है, जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कार्तिक मास से होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से महीने से शुरू होता है, हिंदी के, तो हिंदी के कार्तिक मास से शुरू होता है। जैसे आप भक्ति काल में एक रचना पढ़ते हैं जायसीकृत पद्मावत, तो पद्मावत में क्या है, पहले जो शुरू होता है उसमें जो 12 मासा शुरू होता है वह आषाढ़ मास से शुरू होता है। रचना में पहली लाइन मिलती है ना, चढ़ा आषाढ़ धुंध धल साजा, तो इसमें क्या है, ये उसमें तो आषाढ़ मास से शुरू होता है बारिश के मौसम से, और यहाँ कार्तिक मास से शुरू हो रहा है। तो ये परीक्षा में प्रश्न बनना भी है और आगे भी बन सकता है कि विशलदेव रासो में जो 12 मासा का वर्णन है वो किस महीने से 12 मासा शुरू है, तो कार्तिक महीने से शुरू होता है। ये आप याद रखेंगे। अब इसकी रचना के विषय में जो रचना समय है, यानी कि रचना का जो काल है, तो विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों में क्या है, इसमें मतभेद है। कुछ लोग मतलब जो भी कई विद्वान हैं वो अपने अपने अनुसार इसकी रचना का समय निर्धारित करते हैं। हम सबसे पहले नंबर पे आचार्य शुक्ल के अनुसार देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, इसका रचना समय माना है संवत 1200 विक्रम, संवत 1212 विक्रम। क्या माना उन्होंने, संवत 1212 विक्रम माना है आचार्य शुक्ल ने। किस आधार पे, तो इसी ग्रंथ में एक दोहा इनको प्राप्त होता है, 1200 बहोतरा मझार, 1200 बहोतरा मझारी। मझारी ये बड़ी है। मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नवमी बुधवारी। नाल रसायन आरंभ, नाल रसायन आरंभई
आरंभई उठि ब्रह्म विचारि। उठि ब्रह्म विचारी। उठि ब्रह्म विचार, ये छंद है। इस छंद के आधार पे इन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है कि आचार्य शुक्ल ने इस छंद के आधार पे 1272 मझार यानी कि 1212 ईस्वी में और जेठ बदी नौवीं बुधवार, जेठ मास के नौवीं और बुधवार तिथि से यह रचना शुरू होती है। नाल रसायन आरंभई यानी कि नरपति नाल ने श्रृंगार परक या रस परक रचना शुरू किया। उठी ब्रह्म विचार, उनके मन में यह विचार उठा और इन्होंने उसकी रचना शुरू की। और इनके जो ये है आचार्य शुक्ल का जो मत है यही सर्वमान्य मत है, किंतु हम अन्य विद्वानों के अनुसार भी देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में कभी कभी आचार्य शुक्ल का नाम पूछ करके अन्य विद्वानों का पूछ लेता है। जैसे अगर पूछ लिया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विशलदेव रासो का रचना समय क्या माना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भी देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका रचना काल क्या मानते हैं? संवत 1058 विक्रम, संवत 1058 विक्रम मानते हैं। इसके बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा आते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्होंने क्या माना इसका रचना समय? तो ये 1030 से 1056 ईस्वी मानते हैं। संवत 1030 से 1056। इसके बाद मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसका समय क्या माना है? ये संवत 1220 मानते हैं। संवत 1220 विक्रम। उसके बाद मोतीलाल मेनारिया हैं। मोतीलाल मेनारिया ये इसका रचना काल क्या मानते हैं? ये इसका रचना समय संवत 1545 से 1560 मानते हैं। 1560 विक्रम मानते हैं, किंतु सर्वमान्य मत जो है वो 1212 विक्रम ही है, यानी कि 1272 मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ करई उठि ब्रह्म विचार। इस छंद के आधार पे सर्वमान्य मत क्या है कि ये रचना जो है 1212 विक्रम की ही है, किंतु राम कुमार वर्मा 1058 विक्रम मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1030 से 1056 विक्रम मानते हैं। मिश्र बंधु 1220 विक्रम मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया 1545 से 1560 विक्रम मानते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? 1212 ही, क्योंकि ये जो छंद है इसी रचना में प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसी को मानना चाहिए और आचार्य शुक्ल ने भी इन्हीं को माना है। तो ये हो गया इस विशलदेव रासो के विषय में, नरपति नाल की रचना विशलदेव रासो के विषय में। अब हम देखते हैं कि इसमें कथानक क्या है। तो कथानक क्या है कि जो इसकी नायिका है, यानी कि ये जो विशलदेव रासो है इसकी जो नायिका है, नायिका कौन है? राजमती। राजमती इसकी नायिका है और ये राजमती क्या है? नायिका कौन है? राजमती है और नायक विशलदेव हैं। नायक जो हैं राजा विशलदेव हैं। तो
तो ये इस ग्रंथ के नायक नायिका हैं। नायिका के मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो कि अपने पति से नहीं पूछना चाहिए, किंतु नायिका एक तरह से नासमझ ही दिखाती है और उनसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लेती है जो कि राजा को बुरा लग जाता है और वह रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। ये उड़ीसा जाने के बाद जो राजमती है, जो उनकी पत्नी या नायिका जो है ग्रंथ की, वह बहुत रोती भी लगती है, बहुत वियोग में 12 महीने व्यतीत करती है और यहीं पे 12 मासा का वर्णन होता है। उसके वियोग की, उसके विरह की कथा को कवि अंकित करता है 12 मासा के माध्यम से। तो उसके पश्चात बाद में पुनः राजा लौट के आते हैं उड़ीसा से और राजमती से कुछ बातें करते हैं और राजमती के साथ फिर से वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो और वो कहते भी हैं राजमती से कि राजमती तुम किसी प्रकार से रूठो नहीं, परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर व्यक्ति जो भी है, एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति जवान होता है, सुंदर होता है, उसके सौंदर्य में अपूर्व निखार होता है, किंतु धीरे धीरे अवस्था ढलती है, उम्र घटती है तो सौंदर्य भी घटता है। किंतु जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो हर स्थिति में, हर अवस्था में उस अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को वो प्रेम करता ही है। तो तुम चिंतित ना हो, ऐसा वो कहते भी हैं और राजमती के साथ फिर से रहने लगते हैं। एक तरह से ये रचना कैसी है, श्रृंगार परक है, और दूसरे तरह से देखा जाए तो ये रचना नीति परक भी है, जिसमें यह नीति बताई गई है कि चाहे व्यक्ति कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे जोड़े हों, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पति पत्नी के बीच में, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति से पत्नी को नहीं बोलनी चाहिए, या बोलने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। कोई भी बात बिना सोचे समझे अपने पति से नहीं करना चाहिए। तो पत्नियों के लिए ये बड़ा अच्छा ग्रंथ है। जो अपने वैवाहिक जीवन में दुखी उखी हैं उनको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और क्यों दुखी हैं उस रीजन पे कार्य भी करना चाहिए। इसको पढ़ के वो समझ सकती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अपने पति के साथ कुछ ऐसे प्रश्न कर गई हैं जिसकी वजह से पति खिजे खिजे रहते हैं। तो आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ के एक अच्छी सीख ले सकते हैं। नीतिपरक ग्रंथ है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आप लोग अवसर मिले तो पढ़िएगा। भाषा थोड़ी बड़ी दुरूह होगी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या है, यानी कि श्रृंगारिक रचना है, वियोग वर्णन है, वियोग रस का श्रृंगार, जो रसराज श्रृंगार है, श्रृंगार का जो विप्रलंभ श्रृंगार है, इसमें उसका वर्णन किया गया है 12 मासा में। पूरा विप्रलंभ श्रृंगार में ही जो भी रचना है, पूरी रचना लिखी गई है। साथ साथ इसमें नीति की बातें भी कही गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को, ये सिर्फ पति पत्नी पे ही लागू नहीं होता है, बल्कि मेरे अनुसार तो हर व्यक्ति पे लागू होता है कि आप जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों के कुछ भी मुंह से शब्द निकालने से पहले विचार करना चाहिए कि जो शब्द हमारे मुख से भी निकलने जा रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा फ्रैंक होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, बोलने से पहले कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसा संबंध होना चाहिए कि कुछ ना सोचना पड़े, परंतु ऐसा नहीं है। संबंध चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, कितने भी आप फ्रैंक हो, लेकिन बोलने की एक मर्यादा होती है। आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संस्कारित व्यक्ति हैं, उसका पता चलता है आपके शब्दों से। आपके नैतिकता क्या है, आपका चारित्रिक दोष क्या है, वो सब उभर आता है। आप जितने ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह आपके संस्कार को कहीं ना कहीं परिभाषित करता है, आपके नैतिक और चारित्रिक सौंदर्य को परिभाषित करता है। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। ऐसे संबंध होने चाहिए कि आप कुछ भी बोल सकें, लेकिन सामने वाला भी उस को, जो भी आप बोल रहे हैं उस बात को उसी रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। इस बात को जरूर सोचना चाहिए, तभी बोलना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों के प्रभाव और शब्दों के चमत्कार पर विचार जरूर करना चाहिए। तो ये रचना ऐसी ही है कि जिसमें यह नीतिपूर्वक बात कही गई है कि कोई भी बात किसी से भी या अपने पति से बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, फिर जो अन्य कवि हैं, जो अन्य रचनाएं हैं उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे और आप लोगों को बोरिंग भी लगने लगेगा। 10 मिनट ही पढ़िए,
आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए और जो कुछ भी पढ़िए वो महत्वपूर्ण पढ़िए। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़िए, फालतू चीज़ें ना पढ़िए। और हमारे क्लास में आपको ऐसी ही कक्षा दी भी जाती है कि जहाँ पे नो बकवास, सीधी बात होती है, आपके टॉपिक टू टॉपिक, आपके पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है। बाकी हंसगुल्लों के लिए, हंसी मजाक के लिए बहुत सारे समय हैं। कभी आप हमसे आमने सामने रूबरू होइएगा तो हम ज़रूर आपको उसी ढंग से बातचीत करेंगे आपसे जो आप चाहते हैं कक्षा में। किंतु अगर क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सीरियस क्लास ही मिलेगा, टॉपिक टू टॉपिक ही बात होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।